दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी दुनिया लेट हो गई क्योंकि बाकी चीज़ों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, जैसे करंट अफेयर्स की थी और भी सारी चीज़ों की हमने कोशिश करी, लेकिन अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे इकोनॉमिक्स फिर से शुरू करते हैं। 1-2 क्लास का खेल रह गया है, 10वां ये इकोनॉमिक्स का खेल है। ठीक साहब, ये क्या हुआ पता नहीं। चलो अपन अब शुरू करते हैं। यहाँ था इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके साहब, जय बाबा की। अपना आज से ये अपन ने जो पिछला क्लास किया था वो 9वां क्लास था और उसमें अपन ने ये जीएसटी काउंसिल तक पूरी कहानी समझ ली थी। आज अपना टॉपिक नंबर 13 शुरू होगा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कृषि जिसको कहते हैं, खेती बाड़ी वाली दुनिया शुरू होगी। ठीक है साहब, मज़ा आएगा। तो खेती बाड़ी वाली दुनिया में हम सबसे पहले समझेंगे कि खेती बाड़ी के लिए एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है। ऐसे ये किसान आयोग बना था। किसान आयोग बना था 2004 में। कब बना है किसान आयोग? 2004 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे पहले किसान आयोग के? वो थे सोमपाल। कौन अध्यक्ष है? सोमपाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय किसान आयोग की गठन हुआ कब? 2004 में, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सोमपाल। ठीक है ना, सिंपल सिंपल तरीके से धीरे धीरे समझेंगे। फैक्ट है ना, धीरे धीरे याद होंगे, रिवीजन तो बार बार करेंगे अपन। ठीक है, फिर ये सोमपाल तो बन गए थे अध्यक्ष। ऐसे ही एक कमेटी बनी थी। देखो, ये तो आयोग है, ये कमेटी है। कमेटी का नाम है राज कमेटी। ठीक है, राज सिमरन को लेने जाएगी जाएगा राज। तो ये राज समिति बनी थी, कमेटी बनी थी। और ये ऐसी कमेटी थी जिसने कहा कि जितनी भी कृषि जोत हैं, कृषि जोत का मतलब फसल, ठीक है, कृषि जोतों को फसल कहेंगे ना, ठीक है, तो कृषि जोतों पर कर लगाओ। ये बात किसने करी? राज समिति ने। मतलब ये राज अमीर लोग थे भाई, राज ओबेराय अमीर लोग होते हैं, तो बेचारे गरीबों पर भी टैक्स लगाने की सिफारिश कर दी थी। ठीक है, तो कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? राज समिति के द्वारा। क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन रिवीजन करेंगे अभी थोड़ी देर में। और एक फैक्ट और है कृषि से क्षेत्र में, ये पूरा एग्रीकल्चर का पार्ट चल रहा है ना, तो कृषि का पूरा अपन समझते हैं। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो? जहाँ नमी ज़्यादा होती है, सिंचाई के लिए पानी की अच्छी खासी व्यवस्था है, तो ये सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में बढ़िया पानी है हिसाब किताब। फिर दूसरे पे है पंजाब और तीसरे पे है तमिलनाडु। तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र की बात की जाएगी तो नंबर 1 पे कौन है? यूपी। दूसरे पे कौन है? पंजाब। और तीसरे पे कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, बोलो बोलो साथ में बोलो। देखो, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? सबसे ज़्यादा यूपी में। दूसरे पे कहाँ है? पंजाब में। तीसरे पे कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिंचाई की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, किससे होती है मतलब, तो देखो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से। ठीक है, नलकूप में ये सब आ जाते हैं, सबमर्सिबल, ट्यूबवेल, व्यूबल। मतलब नलकूप मतलब जो ट्यूबवेल जिसको गांव में कहते हैं ना, ट्यूबवेल, या समर लग जाती हैं पानी की, भंवर लग जाती हैं, तो वो सब कुछ नलकूप में ही आता है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से। फिर होती है दूसरे नंबर पर नहर से। और कुओं की तो अब धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है, तो कुएँ सबसे आखिरी में है। तो ये ट्यूबवेल फ्यूबल से सबसे ज़्यादा होती है, फिर नहर से, फिर कुएँ से। ठीक है, और नलकूप में भी सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में। बड़ा राज्य है यूपी, तो नलकूप में भी व्यवस्था अच्छी है यूपी की। तो नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। अभी रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा पढ़ तो लो। अब ये देखो, कुछ 5 तरह की जोतें होती हैं, जोत, उनका वर्गीकरण होता है कि अगर कितने हेक्टेयर की भूमि अगर किसी किसान पर है तो वो कौन से जोत का किसान माना जाएगा। तो देखो, अगर किसी व्यक्ति पर 1 हेक्टेयर से कम की जगह है तो उसको कहेंगे सीमांत जोत का किसान। ठीक है, 1 हेक्टेयर से अगर कम है, बेचारा गरीब आदमी है, तो सीमा पे, मतलब बाउंड्री पर खड़ा हुआ है गरीबी में। ठीक है, बाउंड्री का भी अंत हो चुका है, सीमा का भी अंत हो चुका है, तो 1 हेक्टेयर से कम है तो सीमांत जोत। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में अगर उसके पास जगह है तो वो लघु जोत में है। ठीक है, मतलब स्मॉल है। ठीक है, मतलब सीमांत का मतलब होता है बिल्कुल बाउंड्री से भी बेचारा गया गुजरा है। 1 से 2 में है लघु, चलो स्मॉल टाइप का है। फिर ये 2 से 4 में, तो ये अर्ध मध्यम, मतलब मिडिल क्लास तो है लेकिन आधा मिडिल क्लास है, क्योंकि बेचारे पे 2 से 4 तक का हेक्टेयर की ही व्यवस्था है। तो मिडिल क्लास तो है, मध्यम तो है, लेकिन आधा मध्यम है। तो अर्ध मध्यम जोत होती है 2 से 4 हेक्टेयर। अगर 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है तो साहब मिडिल क्लास का व्यक्ति है वो।
तो वो मध्यम जोत का किसान है। ठीक है, 4 से 10 हेक्टेयर है तो मध्यम जोत का किसान है। और अगर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है साहब, तब तो फिर धुआं मचा दिया, इसका मतलब है वृहद जोत का किसान है, खूब सारी उसके पास खेती बाड़ी की व्यवस्था है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम है तो सीमांत जोत है, सीमा से भी अंत पर खड़ा हुआ है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है तो लघु जोत है, स्मॉल वाला है। 2 से 4 है तो फिर ये मिडिल क्लास तो है, लेकिन आधा मिडिल क्लास है तो अर्ध मध्यम है। 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है तो फिर ये मिडिल क्लास है, पूरा मध्यम जोत है। और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो फिर बढ़िया वाला वृहद जोत का वो किसान है। ठीक, क्लियर है ना। ऐसी खेती से रिलेटेड आपको ये भी आपने पढ़ा होगा खूब कि पूरी तरह से जैविक खेती लागू करने वाला पहला हिंदुस्तान का राज्य कौन सा है? सिक्किम। जहाँ जैविक खेती पूरी तरीके से लागू हुई, ऐसा इंडिया का पहला राज्य बना था सिक्किम। ये 2016 में ही बन गया था। अब तो ये क्योंकि हम पूरा कृषि पढ़ रहे हैं तो पूरी सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सब बढ़िया है, टेंशन तो नहीं चल रही है एकदम। मैं देखो कोई ऐसा कोई अलग से वीआईपी तो कोई व्यक्ति हूँ नहीं जो आपको मैं कुछ बड़ी सब चमत्कार कर दूंगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि आप एक बात को बहुत अच्छे से समझें कि आपका ये आरओ का एग्ज़ाम है या पेट का है या पीसीएस का है या एसएससी का है, किसी का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आप लेना चाहते हैं दोस्तों, मैं अपनी बिल्कुल आज भी मैं यही कहता हूँ, मैं मरते दम तक एक ही बात कहूँगा कि 8 से 10 महीने की जिसने रेगुलर पढ़ाई की है उसके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई व्यक्ति 1-2 महीने में ही अगर तोप उखाड़ना चाह रहा है तो उसके दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, इतना आसान नहीं है। 10-20 लाख के लोग कंपटीशन में कोई 1-2 महीने में पढ़ के कोई धुरंधर नहीं बन जाएगा। और जो कह रहा है कि मैंने 1 महीने में पूरी तैयारी कर ली तो वो झूठ कह रहा है। उसने पहले से तैयारी थी, उसकी बीच में हो सकता है गैप हो गया हो, वो 1-2 महीने उसने रिविज़न किया हो, ये तो हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी पहले से थी। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर रहने का प्रयास करिए, बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक, टेंशन मत लेना। ओके, अब अपन ने इस तरीके से ये जैविक खेती वाला भी समझ लिया। ऐसे ही इसी तरह से खेती बाड़ी में होता है एक एमएसपी। कृषि का टॉपिक चल रहा है ना, तो एमएसपी होती है एक चीज़, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। खूब आप अखबारों में पढ़ते होंगे ना एमएसपी, इसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने कोई गांव है ये, ठीक है, इतना बड़ा गांव है, इसमें एक व्यक्ति जगह, ठीक है, इनने अपनी खेती, ये इनकी ज़मीन है तो यहाँ पे इन्होंने मान लो गेहूँ उगा दिया, और गेहूँ जब उग गया, इनकी फसल तैयार हो गई, तो सरकार ये कहेगी कि आप न्यूनतम इतने रुपए पे इस गेहूँ को बेचना। अगर इससे कम कीमत पर आपकी गेहूँ बिच रहा हो तो आप सरकार को बेच देना। इसलिए इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ताकि गेहूँ बेचने वाले को कम से कम इतने रुपए की व्यवस्था हो जाए जितनी उसे घाटे में न जाए। ठीक है, तो ये 22 फसलों पर, 22 क्रॉप्स पर, 22 फसलों पर एमएसपी तय किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिए कितनी फसलों को चुना गया है? 22 फसलों को। ठीक है, और उसमें से भी अगर सब कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 14 तो खरीफ फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 वाणिज्यिक फसलें हैं। 14 + 6 + 2 कितने हो जाएंगे? 22। ठीक है, 14 + 2 + 6 + 2 वाणिज्यिक, इस तरीके से सब कैटेगरी है। 14 फसलें हैं, 22 में से खरीफ की, 6 हैं रबी की और 2 हैं वाणिज्यिक। ठीक है, एक मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आती है रवि सर के चैनल पर, आप लोग जानते होंगे। तो आप कैसे याद रखेंगे कि रवि सर के 6 बच्चे हैं। ठीक है, रवि सर है ना, वो रवि पी तिवारी सर, मेरे करंट अफेयर्स का क्लास भी आता है उस चैनल पर। तो रवि सर के कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। ऐसे आप याद रखना। तो 6 जब रबी के हो जाएंगे तो 14 खरीफ के हो जाएंगे, और 2 ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं, एक जूट का, एक खोपरा का। यानी 2 वाणिज्यिक फसलों पर भी एमएसपी दिया जाता है, जूट पर और खोपरा पर। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, अब आपको बस मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट के तौर पर, गन्ने पर एमएसपी नहीं दिया जाता, गन्ने पर एमएसपी नहीं दिया जाता। तो गन्ने पर एमएसपी नहीं दिया जाता तो क्या दिया जाता है? एफआरपी दिया जाता है। यार ये बात लिखना छूट गई, मैं यहाँ ऐसे नोट बना के लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, गन्ने पर एमएसपी नहीं दिया जाता, एफआरपी दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने हल्की सी बात लिख दी है साइड में, आप इसको याद रखना। तो ये 22 फसलों में दिया जाता था, 14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? जूट और खोपरा की, जिन पर ये एमएसपी दिया जाता है।
अब ये एमएसपी तय कैसे होता है, कितनी एमएसपी दी जाएगी, ये तय कैसे होगा? तो एमएसपी की सिफारिश करने के लिए एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, जिसको कहते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। एक कमीशन बना दिया जिसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई कि आप एमएसपी की डिसाइड करेंगे कि कितनी, कौन सी फसल के लिए कितना एमएसपी तय किया जाए। तो कृषि लागत व मूल्य आयोग के नाम से एक आयोग बना दिया गया। इसको कहते हैं CACP। CACP कहीं कहीं इतना बड़ा नाम देते ही नहीं है, CACP देते हैं, इसलिए CACP भी आपको साथ में ही समझना है। कृषि लागत व मूल्य आयोग इसका पूरा नाम है और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं CACP। तो एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? CACP। देखो ये ना एक सिर्फ सिफारिश है, फाइनल डिसीजन नहीं है। CACP एमएसपी के लिए सिफारिश तो कर रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है? कोई दूसरी लेता है, ठीक है। और दूसरा कौन लेता है? देखो तो ये पूरा लिखा है ना, एमएसपी की सिफारिश CACP के द्वारा की जाती है, जिसमें आखिरी निर्णय कौन लेता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है। आर्थिक मामलों की एक मंत्रिमंडलीय समिति है जो प्रधानमंत्री की देखरेख में काम करती है। आपको ये सारी चीज़ें आपने पॉलिटी में पढ़ी भी होंगी, अगर नहीं पढ़ी होंगी तो आगे समझ भी लेंगे अपन। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी काम करती है, वो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है। तो उसके द्वारा इसका फाइनल डिसीजन लिया जाता है। CACP सिर्फ सिफारिश करता है, सिफारिश, जबकि फाइनल डिसीजन कौन लेता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। और ये किससे संबंधित फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है? एमएसपी से रिलेटेड, कि किस फसल के लिए कितना एमएसपी तय किया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा CACP के बारे में भी समझ लेते हैं। तो CACP की स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी? 1965 में CACP की। और जब इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, तब इसका नाम था कीमत लागत आयोग। क्या नाम था इसका? कीमत लागत आयोग। जब CACP का जन्म हुआ 1965 में, तो नाम था कीमत लागत आयोग, ठीक है। फिर ये कुछ टाइम बाद जब स्कूल में पढ़ने गया तो नाम बदल दिया इसका। तो 1965 में तो पैदा हुआ था, तब नाम था कीमत लागत आयोग। और 20 साल बाद 1985 में जब ये कॉलेज पढ़ने गया, तो इसका नाम क्या रख दिया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। ठीक, पहला नाम क्या है? कीमत लागत आयोग, ठीक है। और बाद में क्या रख दिया है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। ओके, ये आपने समझ लिया, ये अच्छी तरीके से आपने समझ। दोस्तों एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं यही सुधार देता हूँ इसको। मुझे लग तो रहा था, मैंने इसीलिए पॉज करके चेक किया, हो सकता है जल्दबाजी में मैंने लिख दिया। मैंने ये जो नोट्स बनाए ना, वो कल रात में बनाए 3:30 बजे, क्योंकि दिन भर ऑफिस में बिजी रहो, फिर और भी जिम्मेदारी बहुत है, तो ये कभी कभी एक दो बार ह्यूमन मिस्टेक से गलत हो जाता है। कृषि की लागत आयोग इसका मतलब नाम था, मैंने कीमत आयोग लिख दिया, कृषि लागत आयोग है ना। बाद में इसका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है, बस इतना किया गया है। कृषि लागत आयोग पहले था और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बाद में किया गया है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने तुरंत की तुरंत सही कर दी। 1965 में जो नाम था वो कृषि लागत आयोग था, और जो 1985 में बाद में कर दिया गया था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो दो ऑप्शन हो गए, या तो 1965 आएगा या 1985 आएगा। जितनी बार भी ये सवाल आया है, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया गया है, या तो 85 दिया जाता है या 65 दिया जाता है। जो भी ऑप्शन हो आप लगा देना, ठीक है, या तो 65 या 85 CACP की स्थापना के बारे में। ओके, अब देखो हमें यहाँ थोड़ा सा रिवीजन करने से पहले यहाँ तक समझ लेते हैं हम कि MSP की गणना की ही कैसे जाती है, क्या आधार है कि MSP की गणना की जाए। कुछ तो देखा जाता होगा ना कि कैसे हम MSP तय करेंगे। मतलब कोई गेहूं की फसल हुई तो कैसे तय करेंगे कि गेहूं का MSP कितना रहेगा, ठीक है, या चावल का कितना रहेगा, धान का कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें तय कैसे की जाएंगी, उसके आधार को समझते हैं। तो MSP की गणना कैसे की जाती है, उसके 3 आधार हैं, ठीक है। 3 आधारों को समझते हैं। पहला आधार है A2, दूसरा है A2 + FL और तीसरा है C2। A2 + FL और C2, ये क्या क्या होता है उसको समझने का अपन प्रयास करते हैं, तभी तो अपन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना चीज़ों का। तो सबसे पहले अपन समझते हैं A2 को। क्या है साहब A2? देखो कोई किसान है, जैसे किसान कर रहा है खेती, तो उस किसान के द्वारा बीज चाहिए होगा, उर्वरक चाहिए होंगे, उसमें लेबर चाहिए होगी, ठीक है,
ईंधन चाहिए होगा, मतलब ट्रैक्टर वगैरह चलेंगे तो उसके लिए ईंधन चाहिए, सिंचाई के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो जो बेसिक नीड तो चाहिए होंगी तभी तो खेती होगी। कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो उसे मूलभूत तरीके से बेसिक नीड्स तो चाहिए ना। तो इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरक, लेबर यानी श्रम, ईंधन मतलब ट्रैक्टर वगैरह, सिंचाई के कुछ साधन चाहिए होंगे, कीटनाशक फर्टिलाइजर्स हो गए, पेप्टिसाइड्स हो गए, वो भी चाहिए होंगे। ये सब चीज़ें जो खरीदने पर, मतलब ये सारी चीज़ें खरीदेगा ना, तो इसको खरीदने पर जो खर्चा किया जाएगा किसान के द्वारा, वो खर्चा नापा जाता है सरकार के द्वारा। जैसे मान के चलो किसान ने ये सब चीज़ें खरीदने पर 1000 रुपये खर्च करे टोटल, तो सरकार चेक कर लेगी कि अच्छा इसकी कितना खर्चा हुआ, तो उस पूरे खर्चे को कहा जाता है A2। ठीक है, तो ये पूरा सब कुछ खरीदने पर जो प्रत्यक्ष व्यय हुआ, व्यय का मतलब है खर्चा, उस लागत को कहते हैं A2 लागत। ये जो 3 आधार हैं उसमें ये पहली जो आधार हुआ उसको कहेंगे A2। तो सरकार ने पता कर लिया कि अच्छा 1000 रुपये का A2 है इसका, तो जब सरकार MSP तय करेगी वो 1000 से ज़्यादा कर देगी। इसका 1000 रुपये तो खर्चा ही हो गया, तो 1200 कर देते हैं, 1300 कर देते हैं, सरकार की इच्छा है। ठीक है, ताकि उसका मतलब 1000 रुपये का खर्चा हुआ तो 1200-1300 रुपये में वो अपना बेच देगा, तो उसे 200-300 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो A2 समझ लिया आपने ये सारी चीज़ों को। ऐसे ही होता है अगला A2 + FL। A2 + FL क्या होता है? तो देखो A2 की तो जितनी चीज़ें थी वो तो शामिल होंगी ही होंगी, साथ में FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। ठीक है, फैमिली के भी तो कुछ सदस्य खेती बाड़ी करते हैं, परिवार का भी तो व्यक्ति लगा हुआ है। जैसे आप देखना कभी किसान को, तो ये खेत में लगता है तो उसका ये किसान लग रहा है, उसका बच्चा भी लग रहा है, उसकी बेटी भी लग रही है, उसकी वाइफ भी लगती है, चाचा भतीजों के बच्चे, ये सब कुछ लगे रहते हैं। तो फैमिली के सदस्य भी तो काम करते हैं, तो उनकी जो फैमिली के सदस्य काम कर रहे हैं उनको भी तो कुछ खर्चा पानी मिले, इसके लिए FL मतलब फैमिली लेबर जोड़ी जाती है। तो इसके तहत यानी A2 + FL के तहत A2 का खर्चा तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा। जो ये सारा A2 का रायता फैलाया था खर्चा करने में, वो तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा। साथ में अवैतनिक पारिवारिक श्रम, यानी परिवार का श्रम मतलब फैमिली लेबर, और वहाँ जो ये खेत है, ये इसमें जो चाचा के बच्चे, भाई भतीजे, बेटी, वाइफ काम कर रहे हैं, वो अवैतनिक ही तो काम कर रहे हैं, पैसा तो ले नहीं रहे। लेकिन सरकार ये सोचती है कि इनको भी तो कुछ पैसा मिलना चाहिए ना, इसलिए ये A2 + FL का कॉन्सेप्ट लाया गया कि इन खर्चों को तो देखा ही जाएगा, साथ में परिवार के जो सदस्य काम कर रहे थे उनको भी कुछ मिले, उतना खर्चा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए A2 + FL की जो आधार बनाया गया पूरा मापने के लिए कि MSP निकालने में फैमिली लेबर को भी जोड़ा जाए। फिर ये तीसरी जो आधार होता है, देखो तीसरा जो आधार है, 3 आधार थे, तीसरा आधार है वो है C2। क्या है? C2 आधार। C2 आधार क्या है वो भी देखते हैं अपन। A2 समझ लिया, A2 + FL समझ लिया। C2 का मतलब होता है कि ये A2 + FL तो जोड़ेगा ही, मतलब A2 भी जोड़ दिया, FL भी जोड़ दिया, लेकिन साथ में क्या जोड़ा जाएगा कि देखो जो ज़मीन है, भूमि है, उसकी भी तो कोई कॉस्ट है भाई। जिस कोई किसान है अगर वो किसी ज़मीन पर खेती कर रहा है तो ज़मीन की भी तो कोई कॉस्ट है कि नहीं है। वो खेती ना करके उस ज़मीन को बेच दे या कोई और पट्टे वट्टे पे दे दे तो उस ज़मीन की भी तो कॉस्टिंग निकाली जाएगी। और ऐसे ही अगर वो स्थिर संपत्ति के लिए किराया, मतलब जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर उसने किराए पे लिया हो तो ये भी तो हो सकता है। सिर्फ ईंधन से काम तो नहीं चलेगा ना, हो सकता है ट्रैक्टर उसने किराए पे लिया हो, उसका खुद नहीं हो। स्थिर संपत्ति मतलब है कि स्थिर कोई चीज़ है, उसको किराए पर भी तो लेना पड़ सकता है, या फिर ब्याज भी देनी पड़ जाए उसे, कल को किसी चीज़ से उधार लिया हो ब्याज देनी पड़े। तो ये C2 एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसमें A2 + FL तो शामिल है ही, साथ में उसकी भूमि और स्थिर संपत्ति के लिए किराया और ब्याज को भी शामिल किया गया है। तो ये C2 का कॉन्सेप्ट हो गया। ये A2 + FL में फैमिली लेबर शामिल हो गई और A2 में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो अगर इनकी वो निकाली जाए कौन बड़ा कौन छोटा, तो निकाल लोगे ना। सबसे बड़ा कौन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, सबसे बड़ा कौन है भाई? इनमें सबसे बड़ा है C2, फिर है A2 + FL पैसों के मामले में, और सबसे फिर छोटा कौन है? A2। यही तो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो ये भी हमने यहाँ आपको समझाते हुए लिख दिया। ठीक है, अब सरकार तय कैसे करेगी, मतलब सरकार इन तीनों आधार में से कौन सा चुनेगी, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार जो चाहे वो चुन सकती है, उसको कोई भी
अनिवार्यता नहीं है कि वो यही चुने, यही चुने या यही चुने। अब आपको लग रहा होगा कि सबसे बढ़िया ये चुने, ये सबसे ज़्यादा है, तो सरकार भी कोशिश करती है कि यही चुना जाए, C2 ही चुनती है ज़्यादातर, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, सरकार ये भी चुन सकती है। ठीक है, सरकार ये भी चुन सकती है, ये भी और ये भी चुन सकती है, वो सरकार के ऊपर है। यानी सरकार का मतलब है CACP चुनता है ना, CACP सिफारिश करता है, तो जो इसकी इच्छा आएगी वो चुन लेगा। तो MSP की सिफारिश करते वक्त सरकार यानी CACP जो है वो या तो A2+FL को और C2 किसी पर भी विचार कर सकता है। ठीक है, दोनों पर विचार कर सकता है। इस पर विचार अब नहीं किया जाता क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पुराना हो गया है और इसमें फैमिली लेबर शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अभी भी इन आधारों में शामिल है इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। इन दोनों आधारों को अब ज़्यादा चुना जाता है। ठीक है, तो यानी MSP की सिफारिश करते वक्त CACP द्वारा A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। ठीक है साहब, जो समझ में आएगा वो ले लेंगे। अब आपको समझाते हैं हम कि A2+FL कब चुनते हैं और C2+ कब चुनते हैं। A2+FL की जो गणना की जाती है, गणना नहीं गणना, ठीक सही से लिख दूँ, गणना, ठीक है, वो की जाती है रिटर्न के लिए, प्रतिफल के लिए। देखो ये प्रतिफल क्या होता है, उसको कहते हैं रिटर्न, मतलब उसको कितना रिटर्न मिल जाएगा किसान को। भाई रिटर्न ही तो देना है किसान को, MSP का मतलब किसान को पैसा वापस मिले, उस जितना उसने लगाया उससे ज़्यादा मिले। तो A2+FL की जो गणना की जाती है वो की जाती है प्रतिफल के लिए, रिटर्न के लिए, जबकि C2 की जो गणना की जाती है वो बेंचमार्क के लिए की जाती है। ठीक है, अब आप समझ रहे होगे, सोच रहे होगे बेंचमार्क क्या बला आ गई है। तो देखो ये एक पहली बात तो स्टेटमेंट है कि दोनों की गणना किसके लिए की जाती है, तो A2+FL की होती है प्रतिफल के लिए और C2 की होती है बेंचमार्क के लिए। तो ये पहली बात तो आपको स्टेटमेंट याद ही कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा रहा हूँ मैं, प्रतिफल का मतलब मैंने आपको समझाई दिया, रिटर्न कितना मिल रहा है उसके लिए। और बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो CACP है ये देखता है कि मान लो गेहूं की फसल किसी किसान ने उगाई, ठीक है, तो तेलंगाना में किसी ने उगाई तो कितना खर्चा आ गया, वही अगर मान लो यूपी में किसी ने उगाई तो खर्चा अलग आ गया, वही गेहूं की फसल जब पंजाब में उगाई जा रही है तो अलग खर्चा आ गया। तो अलग अलग खर्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो अलग अलग खर्चे जब आते हैं उसका एवरेज निकाल लेते हैं। अगर उसका एवरेज निकाल लिया जाए उसके हिसाब से अगर गणना तय की जाए तो उसको कहते हैं बेंचमार्क के लिए, तो वो C2 के आधार पर की जाती है। लेकिन अगर एवरेज ना निकाल कर रिटर्न के हिसाब से देखा जाए कि A2+FL की कॉस्ट निकाल लो, मान लो 1000 रुपये करीब खर्च हुए और फैमिली लेबर को मिला के मान लो 1000 रुपये तो उसने A2 में खर्च कर दिए, यानी ये बीज उर्वरक में खर्च किए। इसके अलावा 500 रुपये की फैमिली लेबर भी मान लेते हैं, तो 1500 रुपये खर्चा हो गया। तो उसको रिटर्न देने के लिए काम करते हैं 1800 रुपये का MSP लगा देते हैं, 300 रुपये का उसे पर कुंटल फ़ायदा हो जाएगा, तो वो रिटर्न देने के लिए हो गया। जबकि बेंचमार्क का मतलब है कि अलग अलग राज्यों में कितनी उत्पादन हुआ, कितना उसका अलग अलग राज्यों में खर्चा आया उसके आधार पर, तो ये बेंचमार्क कहते हैं। तो A2+FL प्रतिफल के लिए, जबकि C2 का मतलब बेंचमार्क के लिए ये किया जाता है। क्लियर है ना। अब अपन यहाँ से पूरा रिवाइज करते हैं, तभी तो दिमाग में घुसेगा कुछ, नहीं सब भूल जाओगे। ठीक है, यहाँ से अपन ने कथा शुरू की थी। कृषि क्या थी, टॉपिक शुरू किया। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में गठित हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने, सोमपाल। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन बने, सोमपाल। राज्य समिति कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश करने वाली समिति थी। भाई राज समिति मतलब राज ओबेरॉय जैसे लोग होते हैं ना, पुरानी पिक्चरों में आप देखना, गोविंदा की पिक्चरें थी कादर खान के संग, उसमें उसका नाम ऐसे ही रहता था, राज ओबेरॉय साहब, ओबेरॉय होटल का मालिक। आप देखना दूल्हे राजा, बढ़िया बढ़िया, जो दूल्हे राजा में तो वो ढाबे वाला था, मतलब और बढ़िया बढ़िया पिक्चर हैं कादर खान के संग जिसमें गोविंदा को बड़ा हीरो बनाया गया तगड़ा। उसमें राज ओबेरॉय उसका नाम है, होटलों का मालिक रहता था, तो बड़ा आदमी था राज समिति ने बेचारे कृषि जोतों पर टैक्स लगाने की सिफारिश करी थी। ठीक है, फिर अगला ये था कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है, तो अभी समझा अपन ने, नंबर 1 यूपी, नंबर 2 पंजाब और नंबर 3 तमिलनाडु। फिर ये सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे होती है, तो सबसे ज़्यादा भैया ट्यूबवेल फ्यूबल से होती है, यानी नलकूप से, दूसरे में नहर, और ये कुएँ अब सबसे आखिरी में आ चुके हैं। नलकूप से भी सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, अपने उत्तर प्रदेश में। क्लियर। फिर अपन ने जोत का बंटवारा देखा था किसानों की जोत से रिलेटेड। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो उसको कहते हैं सीमांत जोत का किसान, बेचारा बाउंड्री पे है। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि है
तो उसको कहते हैं लघु जोत का किसान, स्मॉल आदमी है। फिर 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है तो ये मध्यम जोत का किसान है, उसमें भी मध्यम में भी आधा मध्यम है, इसका मतलब अर्ध मध्यम जोत का किसान है 2 से 4 हेक्टेयर वाला। फिर 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में तो मिडिल क्लास फैमिली टाइप का है, तो मध्यम जोत का है। फिर ये 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वृहद जोत का किसान है। ठीक, पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य हिंदुस्तान का कौन है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। फिर एमएसपी, एमएसपी क्या है? 22 फसलों पर दिया जाता है एमएसपी, जिसमें से 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं और 2 वाणिज्यिक फसलें हैं। रबी सर के 6 बच्चे, ऐसे याद रखना। 2 वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी हैं? जूट और खोपरा। ठीक है, खोपड़ा नहीं है, खोपरा है। ठीक साहब। गन्ने पर एमएसपी नहीं दिया जाता, गन्ने पर जो दिया जाता है वो एफआरपी दिया जाता है। एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत व मूल्य आयोग, जिसे सीएसीपी कहते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ सिफारिश करता है सीएसीपी, जबकि आखिरी निर्णय कौन लेता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कौन लेता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। सीएसीपी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, तब इसका नाम था कृषि लागत आयोग। जब 1985 में ही जब कॉलेज पढ़ने जाने लगा तो पापा ने नाम बदल के क्या रख दिया? कृषि लागत व मूल्य आयोग। ऐसा होता है ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो नाम होता है बुग्गू, ठीक है, और जब स्कूल जाते हैं तो नाम उसका बदल के क्या रख देते हैं? अविक। ठीक, ऐसे नाम रखे जाते हैं ना आजकल, ऋतिक, अविक। और जब छोटा बच्चा होता है तो क्या कहते हैं? गोलू है, बंटू है, मुल्लू है। ऐसी जब लड़कियां छोटी छोटी होती हैं तो उसको रखते हैं चुन्नी, ये चुन्नी, ये मुन्नी। ठीक है, और मुन्नी जब पढ़ने जाती है तो मुन्नी से मोनिका हो जाती है। ऐसे ही है ये। पहले कृषि लागत आयोग था, जब फिर बाद में बड़ा हो गया, स्कूल गया तो कृषि लागत आयोग मूल्य आयोग हो गया। मूल्य बढ़ गया बीच में उसका, भैया बड़ा हो गया, ठीक है, जवान हो गया साहब 20 साल का। 1965 से 1985 में नाम बदल दिया। फिर ये एमएसपी की गणना की जाती है, कैसे करते हैं? इसके 3 आधार हैं। एक है A2, एक है A2 प्लस FL और एक है C2। इसमें आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया तो आपको समझ में आया था कि C2 सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर A2 प्लस FL हो गया, फिर A2 हो गया। A2 अपन ने समझा था क्या था कि किसान जो भी खर्चे करता है, प्रत्यक्ष व्यय करता है, वो सारी कॉस्ट किस में शामिल होती है? A2 में। किसान कौन कौन से खर्चे करता है? बीज खरीदता है, उर्वरक खरीदता है, कुछ लेबर रखता है श्रम के लिए, अपना ईंधन वीधन मतलब ट्यूबवेल डालेगा, ट्यूबवेल चलाएगा उसमें तेल डालेगा, मतलब ट्रैक्टर चलाएगा उसमें भी तेल डालेगा, सिंचाई के लिए भी कुछ व्यवस्था करेगा, पेस्टिसाइड्स खरीदेगा, कीटनाशक खरीदेगा, तो खर्चा हो जाएगा। तो पूरा खर्चा किस में माना जाता है? A2 में। जबकि A2 प्लस FL क्या है? A2 तो शामिल है ही, साथ में फैमिली लेबर भी शामिल हो गया, पारिवारिक अवैतनिक श्रम। C2 क्या है? C2 में A2 प्लस FL तो शामिल है ही, लेकिन साथ में उसकी जो खुद की ज़मीन है, जो स्थिर संपत्ति के लिए किराया दे रहा है वो है, या ब्याज दे रहा है, तो वो भी C2 में शामिल की जाती है। या तो MSP की जब सिफारिश की जाती है वो या तो A2 प्लस FL पे या फिर C2 पे, किसी पे भी की जा सकती है। और A2 प्लस FL की गणना प्रतिफल के लिए, जबकि C2 की गणना बेंचमार्क के लिए की जाती है। ठीक है, C2 की गणना बेंचमार्क के लिए एक स्टेटमेंट है UPSC का। तो आप इसको अगर समझ, तो वैसे मैंने समझाया तो है ही, प्रतिफल मतलब रिटर्न के हिसाब से, बेंचमार्क मतलब अलग अलग राज्यों में। और आपने याद रखना C2 के लिए बेंचमार्क है CB BC। ठीक है साहब, BC BC कैसे भी याद रख लो, मतलब B से बेंचमार्क, C से C2। ये सबसे बढ़िया है ना, जितना तुम्हारे मुंह पर रखा रहता होगा जी वर्ड, तो है ना ठीक साहब, होशियार हो सबके सब। और बताओ, सांस तो नहीं फूल गई तुम्हारी इतना करंट ये इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते है? कर्रा इकोनॉमिक्स हो जाता है। तो 3 क्लासेस का खेल है, हमने बहुत आराम से कराया, हमने कोई जल्दबाजी नहीं मचाई। यार हेयर फॉल बहुत हो रहा है यार मेरा, मुझे बहुत डर लगता है कि गंजा ना हो जाऊँ मैं यार। इतने भगवान ने प्यारे प्यारे बाल दिए मुझे, करली हेयर्स। सुबह से मैं देखता हूँ, मैं जब सो के उठूँ, जब सोने के बाद उठता हूँ ना सोकर, तो मेरी जो पिलो है उस पर यार इतना खूब सारे बाल ऐसे डले रहते हैं, उसको देख के मेरी आत्मा जल जाती है एकदम से। क्या करूँ यार, लड़कियों के भी बाल बहुत गिर रहे हैं, मतलब मेरे घर में मेरी अभी पूरी फैमिली रही तो उनके भी खूब, लड़कियों के भी बाल खूब टूटे। उन्हें थोड़ा सा देख देख के तब भी मुझे शांति पड़ रही थी कि चलो मैं अकेला गंजा नहीं हो रहा, सब साथ में गंजे हो रहे हैं ठीक साहब। तो ये कोई व्यवस्था ऐसी कोई बताओ जिसमें बाल ना टूटे, कमेंट में लिखना कौन सा मैं क्या खरीदूँ अब देखते हैं आगे। एक किताब है दोस्तों, भारतीय कृषि का इतिहास, बुक है ये। तो ये बुक लिखी है MS रंधावा ने। कहीं इनका नाम GS रंधावा मिल जाता है, कहीं इनका नाम MS रंधावा मिल जाता है।
तो मैंने इसलिए ना तो जीएस लिखा ना एमएस लिखा, खाली रंधावा लिख दिया। ठीक, तो भारतीय कृषि का इतिहास किताब किसने लिखी? ये रंधावा साहब ने, रंधावा ने लिखी है भारतीय कृषि जी का इतिहास। ऐसे ही एक योजना शुरू हुई है, दो इम्पोर्टेंट। एक है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये शुरू हुई 1999 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई है? 1999 में। जबकि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई है? 1998-99 में। इसको केसीसी कहते हैं ना, केसीसी, ब्रैकेट में लिख दो केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई 1998-99 में। जबकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई है? 1999 में। ठीक है, केसीसी के बारे में अपन समझते हैं कि केसीसी जब शुरू हुई थी तब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा। ठीक, आरओ में इस सवाल को पूछा जा चुका है, आरओ मेंस में। देख रहा है विनोद कैसे डेप्थ में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी 1998-99 में जब शुरू हुई तो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ऐसे ही चकबंदी आप जानते होंगे, चकबंदी लेखपाल भी होता है। जैसे मैं तो राजस्व लेखपाल रहा हूँ। ठीक है, दो तरह के लेखपाल होते हैं, एक राजस्व लेखपाल, एक चकबंदी लेखपाल। तो चकबंदी का मतलब यही होता है कि जैसे अलग अलग भूमि डली हुई है, टूटी फूटी बिखरी सी, उसको जोड़ दें। कई सारी टूटी बिखंडित भूमियों को जोड़ा जाए, उसको चकबंदी कहते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो चकबंदी हुई थी वो बड़ौदा में हुई थी। बड़ौदा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, बड़ौदा गुजरात में पड़ता है ना, तो बड़ौदा गुजरात में हुई थी। लिख दूँ मैं, बड़ौदा गुजरात में हुई थी 1920 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ौदा में हुई थी सबसे पहले चकबंदी। ठीक है, बड़ौदा में 1920 में चकबंदी सबसे पहले इंडिया में हुई। क्लियर? आगे समझते हैं अपन। अब देखो, कुछ कृषि उत्पाद बोर्ड है हिंदुस्तान में, 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके मुख्यालय पूछे जाते हैं मैचिंग में, लगाओ मैचिंग में। बाकी चीज़ें भी समझ लेते हैं साथ में। सबसे पहले चाय पीते हैं अपन लोग, चाय बोर्ड। जो हिंदुस्तान में चाय बोर्ड है उसका मुख्यालय है कलकत्ता में। ठीक है, चाय पीने कहाँ चलेंगे अपन? कैलकाटा। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कैलकाटा में, कोलकाता में। ओके, आपने देखना दार्जिलिंग सुना होगा, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, ज़रूर जाना, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो दार्जिलिंग चाय के लिए जीआई टैग भी मिला है ना चाय के लिए, तो दार्जिलिंग चाय के लिए मशहूर है। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, इसीलिए चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में बना दिया। तो ये सारे के सारे बोर्डों का अपना अपना अलग अलग मुख्यालय है, लेकिन बहुत शांति की बात यह है कि सारे के सारे बोर्ड एक ही मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो बोर्ड चाहे कोई सा हो, मिनिस्ट्री सबकी कौन सी रहेगी? वाणिज्य मंत्रालय। ये थोड़ा शांति वाली बात है, नहीं तो अलग अलग मंत्रालय हो जाते तो रायता फैल जाता दिमाग में। तो बोर्ड चाहे कोई हो, सभी के सभी बोर्ड्स वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। और सभी के सभी बोर्ड्स सांविधिक निकाय हैं, ये भी सही है। मान लो कुछ सांविधिक होते, कुछ संवैधानिक होते, कुछ संवैधानेतर होते, तो कितनी बड़ी भसड़ बसती ना। ये सही है कि सारे के सारे बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, वो सभी सांविधिक निकाय हैं और सारे के सारे वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आते हैं। अपने को बस सिर्फ मुख्यालय याद करना है। तो चाय पीने कहाँ गए? कलकत्ता। कॉफ़ी पीने कहाँ गए साहब? कॉफ़ी पियेंगे अपन कर्नाटक में जाके, बेंगलोर में। ठीक, बड़े बड़े आदमी हैं, चाय पीने जाएंगे कलकत्ता। छोटा लम्हा समझ लेना, चाय पीने आते हैं भाई साहब कलकत्ते में, धुआं मचाते चाय पी पी के। और मई से अगर कॉफ़ी की उड़क उठाए तो मई बगल अगल में नहीं पीएंगे कॉफ़ी से फिर बेंगलोर में पीने जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब रबड़, वहीं बेंगलोर में हमने कॉफ़ी बोर्ड बना लिया, मुख्यालय है भाई। ठीक है, फिर हमने रबड़ बोर्ड देख ली। रबड़ बोर्ड मतलब समझो, रबर बिगाड़ते थे, पेंसिल लिख देते थे, फिर रबड़ से बिगाड़ते थे। तो रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टायम, केरल। कहाँ है? कोट्टायम, केरल। ये भी सांविधिक निकाय है, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। ये तो सारे के सारे सेम चीज़ें हैं। तो चाय बोर्ड कहाँ है? कलकत्ता। कॉफ़ी कहाँ पी? बेंगलोर। रबड़ से कहाँ बिगाड़ा? कोट्टायम, केरल में। फिर मन कर गया लाओ मैनपुरी की तम्बाकू मार दो थोड़ी सी, तो मैनपुरी में तो बनती है तम्बाकू, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है, या तो गुंटूर या राजमुंद्री। ये कहीं कहीं गुंटूर, कहीं कहीं राजमुंद्री आपने देखा होगा अलग अलग। इसका कारण है क्योंकि बिल्कुल अगल बगल की जगह हैं। यहाँ ये और ये एक ही बात है। ठीक है, जैसे आप समझ लो, जैसे मान लो मैं कोई बड़ा ज़िला है, उसमें कोई छोटी तहसील है, तो इसी तरीके से ये
अलग अंतर नहीं है, या तो गुंटूर ऑप्शन में आता है या राजमुंदरी, अलग अलग नहीं ऑप्शन आएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ऑप्शन एक ही साथ दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तम्बाकू खाते हैं आंध्र प्रदेश में, तम्बाकू खाओगे तो मतलब अंधे हो जाओगे, तो आंध्र प्रदेश में। राजा राजा जैसी गुटरगू करनी हो तो तम्बाकू खा लेना, लेकिन याद रखना अंधे हो जाओगे, ठीक है। राजा जैसी गुटरगू करनी हो तो तम्बाकू खाओगे तो अंधे हो जाओगे, ठीक है। तो राजमुंदरी या गुंटूर में तम्बाकू बोर्ड है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर मसाला भी खा लो, अभी तम्बाकू खाई है तो मसाला भी ठूस लो। तो मसाला तो दोस्तों शुरू से पता ही है कि केरला में मिलता है, कौनची केरला में मसाला बोर्ड, ठीक है। मसाला बोर्ड कहाँ है? कोच्चि केरल में। फिर ये अंगूर का दाना हूँ, सुई ना समझ लेना, ठीक है, सुई ना लगा देना है। ये अंगूर बोर्ड है, ये पुणे महाराष्ट्र में। बहुत अंगूर होता है भाई साहब। अंगूरी बदन गाना सुना आपने? छनक छन छन के अंगूरी बदन खूब सुना हमने बचपन में, गाँव में जाते थे नानी के घर पे, तो मामा की सीडी की कैसेट की दुकान थी, तो पूरे दिन बजता था, नाचते थे, छनक छन छन के अंगूरी बदन है। तो ये अंगूरी बदन जो है पुणे में है साहब, ठीक है। मज़ा आ गया, वो दिल खुश हो गया, वो बत्ती सी बाहर आ गई होगी हंस के है। अंगूर बोर्ड कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। मसाला कहाँ पे था? कोच्चि केरल में। तम्बाकू खाई थी राजा की तरह, गुटरगू करते हुए अंधे हो गए थे। अंगूरी बदन तो अभी देखो पुणे महाराष्ट्र में। फिर ये जूट बोर्ड है, देखो झूठ झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, गाना सुना आपने? तो झूठ बोले कौआ, को से कौआ, काले कौए से डरियो। तो कोलकाता काला कौआ, ऐसा काला भाई कोलकाता काला कौआ साथ में एक सी चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही? तो इस तरीके से ये आपने समझा कि जूट बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। फिर ऐसे ही देखो जूट के बाद फिर मछली पकड़ ली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो मछली बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद में। मत्स्य बोर्ड कहते हैं इसको। तो मत्स्य बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक। फिर अपन समझते हैं, एक तरफ से चाय पीने कहाँ गए थे? कलकत्ता। कॉफ़ी पीने कहाँ गए? बेंगलोर। रबर से बिटाने कहाँ गए? कोट्टायम केरल। तम्बाकू खाई राजा की तरह और गुटुरगू करते हुए अंधे हो गए। तो तम्बाकू बोर्ड कहाँ है? गुट्टूर या राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड कहाँ है? कोच्चि केरल में। कहाँ है? कोच्चि केरल। अंगूरी बदन तो पुणे में जाओगे एक से बढ़कर एक अंगूरी बदन मिलेगा। हम तो खूब गए, खूब मौज मारी है पुणे में, ठीक है। तो अंगूरी बदन कहाँ मिलता है? सब पुणे में मिलता है, ठीक है। फिर ये झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डर हुए। तो झूठ बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। और मछली कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। मत्स्य बोर्ड कहाँ पर है? हैदराबाद में। सारे के सारे 8 बोर्ड हैं ये। 8 बोर्ड सांविधिक निकाय हैं और सभी के सभी बोर्ड्स वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं बतौर सांविधिक निकाय। मुख्यालय समझ लिया, मैचिंग आई है, कई बार आई है, बहुत बार आई है। आगे समझते हैं अपन थोड़ी सी और जानकारी के साथ। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको शांति दे देता हूँ, कलेजे में ठंडक पड़ी रहे आपके, है ना। बहुत मज़ा आ रहा है ना यार। मैंने लाइफ में ना थोड़ा सा कभी कभी क्या चलता है, जैसे मान लो मेरी, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, जैसे मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और मेरी ज़िंदगी में हर तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन नहीं, हर हफ्ते एक नया तूफान खड़ा होता है। आज भी मेरे संग खड़ा हुआ। मेरी फीमेल फ्रेंड होती हैं, सारी फीमेल फ्रेंड मेरी जो है मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का दिल में पसंद भी कर लेती होंगी, बोलती नहीं है क्योंकि सबके अपने अपने बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। मैं उनकी ज़िंदगी में बाद में आया, उससे पहले वो अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी थी। अब बड़ा पछताती होंगी ना कि नहीं। लेकिन मेरी लाइफ में क्या होता है कि जैसे कोई फीमेल फ्रेंड है और उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो जब तक वो मुझसे थोड़ा बहुत बात कर लें, ये बात बॉयफ्रेंड को पता चल जाती है 2-3 दिन बाद। फिर वो बॉयफ्रेंड जो है इनको डांटता है, तुमने उससे बात क्यों करी। फिर ये फीमेल फ्रेंड बेचारी कन्फ्यूजन में आके टेंशन में आ जाती हैं और बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर लेती है मेरे चक्कर में। संभव के खातिर अपने अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर लेती हैं और मैं बेचारा फंस जाता हूँ यार एथिकल डिलेमा में। आज सुबह से मैं इसी एथिकल डिलेमा में फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ। उसके बॉयफ्रेंड को संभालूं कि अपनी फीमेल फ्रेंड को संभालूं कि अपने रिश्ते को संभालूं उसकी दोस्ती के साथ। ये बड़ा ड्रामा भाई होता है। मतलब लड़कियों से दोस्ती कर लो तो उनके बॉयफ्रेंड को एक अलग ही चुल मचती है। उनकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है उन्हें कि हम उनकी गर्लफ्रेंड को उठा के ले जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता भाई। नॉर्मल हाय हेलो कर ली तो क्या बुराई है भाई, दोस्ती यारी में हाय हेलो नहीं कर सकते क्या? ठीक है साहब, है तो सवेरे से इसी वजह से परेशान हूँ, खूब झगड़े चल रहे हैं लाइफ में। चलो अब आ जाओ, मज़ा आ गया, थोड़ा सा लौट आते हैं। एक दोस्त है मेरी, उसके संग चल रहा है मैटर, ठीक साहब। लड़कियों से दोस्ती करने के फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं। नुकसान ये है कि उनके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है,
मतलब मेरी लड़ाई नहीं हो जाती, उन लड़कियों की हो जाती है। ठीक है, ये बॉयफ्रेंड तो मुझे समझते ही हैं मन में कि यार ये कहाँ से मनहूस आदमी आ गया मेरी ज़िंदगी में। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा इंटरफेयर ना करूँ, लेकिन क्या करें, दोस्ती है तो है। अब अपन समझते हैं हरित क्रांति के जनक के बारे में। ठीक है, बीच बीच में आपका मन अच्छा करता रहता हूँ। हरित क्रांति क्या होती है? वही ग्रीन रेवोल्यूशन, ताकि खेती में जो फसल हो रही है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अच्छी किस्म के उर्वरक यूज़ करो, अच्छी सिंचाई करो, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। तो हिंदुस्तान में जो कृषि हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामी जी हैं साहब, जिन्होंने हरित क्रांति को इंडिया में एम्पावर किया। जबकि वर्ल्ड लेवल पर किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग USA के थे। मैक्सिको की भी, मतलब मैक्सिको जो पड़ता है ना, वहाँ से भी इनका संबंध रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली USA से ही थे। तो ये आपने समझा कि भारत की तरफ से अगर हरित क्रांति की बात की जाए तो जनक होते हैं MS स्वामीनाथन, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए तो कौन होते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। ये जनक की बात हो रही है हरित क्रांति की। ऐसे ही एक क्रांति है श्वेत क्रांति। इसका संबंध होता है दूध से। ये तो आप जानते होंगे, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की जाती है। तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वो हैं वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। इस तरीके से अपना ये मेन टॉपिक जो एग्रीकल्चर का था वो कंप्लीट हो गया। नया टॉपिक शुरू होगा अपना वाला, बेरोजगारी। आ जाओ सारे बेरोजगारों एक साथ, मज़ा आएगा। तुम्हारे हमारे का ये मतलब हमारा तुम्हारा ज़िंदगी का सबसे खतरनाक टॉपिक शुरू होने वाला है, बेरोजगारी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक बार यहाँ से पूरा रिवाइज करा दूँ। भारतीय कृषि का इतिहास किताब किसने लिखी? रिटन बाय रंधावा। ठीक है, अभी समझा था ना, ये बुक है ना भारतीय कृषि का इतिहास, रंधावा जी की किताब है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई है? 1999 में। जबकि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1998-99 में। वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा। ठीक है, कौन थे? यशवंत सिन्हा। सबसे पहले चकबंदी भारत में कब हुई? 1920 में। कहाँ हुई? बड़ौदा में। सबसे पहले चकबंदी कहाँ हुई? बड़ौदा, गुजरात में। कब? 1920 में। ठीक है, फिर अपन ने ये सारे मुख्यालय याद करे। तो ये तो सबको पता ही है कि सारे बोर्ड सांविधिक हैं, सारे के सारे बोर्ड्स वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। फिर मुख्यालय देखते हैं अपन। चाय पीने कहाँ गए? कोलकाता। कॉफ़ी पीने कहाँ गए? बेंगलोर। रबर बोर्ड कोट्टायम, केरल। रबर बोर्ड कोट्टायम, केरल। ठीक है, ठीक साहब। फिर ये तम्बाकू की से अपन ने याद किया था कि तम्बाकू खाया राजा की तरह गुटरू करी और अंधे हो गए। तो ये गुंटूर और राजमुंदरी में ये तम्बाकू बोर्ड है और आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। मसाला बोर्ड कोंची, केरल। ठीक है, मसाला बोर्ड कहाँ है? कोंची, केरल। ओके। फिर ये अंगूरी बदन, पुणे में जाओगे तो अंगूरी बदन मिलेगा खूब साहब। तो अंगूर बोर्ड कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। फिर ये झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। झूठ बोर्ड काला कौआ, कोलकाता। फिर मत्स्य बोर्ड, मछली जल की वाणी है, हैदराबाद। ठीक है, मत्स्य बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद। फिर हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, इंडिया की तरफ से। जबकि विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, USA की तरफ से है ये। इसी तरह श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। ये आपको पता ही होगी सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं अपन बेरोजगारी। ठीक, सभी हमारे सम्मानजनक बेरोजगार सदस्यों का स्वागत है। अपने आप को बेरोजगार ना समझें, आप बेरोजगार नहीं हैं, आप महाकलाकार हैं। बस कुछ ही दिनों में आपकी कलाकारी का प्रदर्शन एक माननीय सचिवालय में होने वाला है। ठीक है, आप बस ये तात्कालिक थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, लेकिन दीर्घकालिक सुख की प्राप्ति आपको कुछ दिनों में होने वाली है। 1 लाख रुपये महीने की शानदार सैलरी आप उड़ाने वाले हो, धुआं मचा दोगे। ठीक है साहब। ठीक, बेरोजगारी का आलम अपना शुरू करते हैं। यार मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जब तुम लोग RO या PCS बन जाओ ना, अगर खासकर PCS का तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन अगर RO बन जाओ तो लड़के लोग ना वहीं कहीं लुगाई ढूंढ लेना अपनी, भाई साहब मज़ा आ जाएगा, सैलरी डबल हो जाएगी। और अगर लड़की हो तुम तो मैं कहीं अपने लिए ढूंढ लेना दूल्हा, बढ़िया। मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊँगा, मेरा वादा है। क्या बुराई है? मस्त मज़े से मान लेना। हमारे टेलीग्राम पर जितने भी जुड़े हुए सब एक दूसरे की सेटिंग फैटिंग कर लेना, क्या दिक्कत है? मतलब सैलरी की सैलरी, और दोनों के दोनों एक ही ऑफिस में, सवेरे गाड़ी से जाना, शाम को गाड़ी से चले आना, मस्त मुस्कुराते हुए। ठीक साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। बेरोजगारी समझते हैं क्या होती है। बेरोजगारी मतलब यही, जैसे हम तुम सभी लोग हैं, काम करने में सक्षम तो हैं
लेकिन उपयुक्त नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करें, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, बेरोजगारी, ठीक है। बच्चे रो रहे हैं, बड़ा चैं 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 कर रहे हैं। लौट आई ना फैमिली में से कुछ लोग, बच्चे अभी 1-2 दिन के लिए आ गए हैं। फिर इधर देखो, बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है। बेरोजगारी का मापते कैसे हैं कि कितनी % बेरोजगारी चल रही है, ठीक है। इसको दर भी कहेंगे ना, दर, बेरोजगारी की दर कैसी चल रही है, ठीक है। तो अपन समझते हैं बेरोजगारी के दर को, कि कैसे ये बेरोजगारी की दर मापी जाती है। तो देखो, कुल बेरोजगार कितने हैं, बेरोजगारों की संख्या बट्टे कुल श्रम बल कितना है। श्रम बल का मतलब है कि कितने ऐसे लोग हैं जो काम कर सकने के योग्य हैं। हो सकता है उसमें कुछ लोग काम कर भी रहे हों और कुछ नहीं भी कर रहे हों। योग्यता कितनी, मतलब कितने लोग काम करने के योग्य हैं, लायक हैं। तो जितने लायक लोग होंगे, जरूरी थोड़े नहीं कि वो सारे के सारे नालायक हो, ठीक है। मतलब जैसे मान लो 1,000, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझो कि जैसे 1,000 आदमी हैं हमारे एक शहर में, ठीक है। उसमें से 300 लोग हो सकता है बेरोजगार हो, ठीक। लेकिन टोटल तो 1,000 आदमी है ना, तो कुल श्रम बल है जिसमें से 300 बेरोजगार हैं। जो 700 बच गए वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो 700 तो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और 300 बेरोजगार हैं। तो बट्टे में ना 700 नहीं रख के 1,000 रखेंगे, क्योंकि टोटल श्रम बल तो 1,000 का है ना। भले ही कुछ लोग उसमें से श्रम बल में से काम कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे यानी बेरोजगार हो गए, और कुछ लोग कर रहे हैं। तो ऐसे टोटल जो रखा जाएगा वो 1,000 रखा जाएगा, ठीक है। समझ गए श्रम बल का मतलब। श्रम बल का मतलब होता है कि कितने लोग काम करने के योग्य हैं, उनमें से, मतलब समझ गए ना टोटल बात को, ठीक। कितने लोग काम करने के योग्य हैं। तो बेरोजगार लोग तो काम करने के योग्य तो होते हैं, भले ही वो काम नहीं उन्हें मिल रहा, वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए अपन ने बेरोजगारों की संख्या बट्टे कुल श्रम बल इंटू 100, इस तरीके से ये पूरी की पूरी रेट निकाल ली जाती है। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला आया था ये यूपीएससी में, जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। नीचे दिया गया था कि कुल रोजगार वाले सदस्यों की संख्या, दूसरा ऑप्शन था कुल श्रम बल, तीसरा था कुल अनियोजित लोगों की संख्या। तो आपको याद रखना है कि नीचे बट्टे में कुल श्रम बल है, जबकि ऊपर कौन है, बेरोजगारों की संख्या। एक ऑप्शन में गुणा 100 की जगह, सेम ये पूरा था ऑप्शन, लेकिन यहाँ गुणा 100 की जगह 1,000 से करवा दिया था यूपीएससी ने, तो वो गलत था। गुणा 100 से है। क्या निकाल लेंगे हम, बेरोजगारी की रेट। देखते हैं अब आगे कि बेरोजगारी के प्रकार कितने कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं साहब। अपन लोग कौन सी बेरोजगारी में आते हैं, अपन समझते हैं मज़े से, आनंद से। तो पहली जो बेरोजगारी होती है वो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल करके जो कहते हैं, वो मतलब स्पेलिंग मुझे आती नहीं, तो ऐसे मैं फारसी में डॉक्टर की तरह लिख देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगी। जैसे मान लो कोई बढ़िया सी फैक्ट्री खुल गई, उसमें कोई बढ़िया इंजीनियर की जॉब निकली, तो यानी जॉब तो निकल आई साहब इंजीनियर की, लेकिन उसे काम करने के लिए उसकी योग्यता के अनुसार इंडिया में मान लो किसी के पास कौशल ही ना हो, स्किल ही ना हो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मैंने एक कोचिंग खोल ली मैंने, जैसे मान के चलते हैं मज़े मज़े में, और वहाँ मैंने टाइपराइटर्स की मैं जॉब देना चाह रहा हूँ कि मेरे पीडीएफ कोई टाइप करे, मैं वो मेरी टाइपराइटर की एक मतलब टाइपिंग की मैं जॉब देना चाह रहा हूँ। पीडीएफ टाइप करता रहे कोई, आप वो काम करना तो चाहते हो लेकिन करना ही नहीं आता आपको। तो इसका मतलब जॉब तो है, रोजगार तो उपलब्ध है, लेकिन उसके लायक योग्यता नहीं है, कौशल नहीं है। तो इस वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, इसका मतलब आप बेरोजगार की बेरोजगारी रह गए, क्योंकि आपको टाइपिंग तो आती नहीं थी, आपके पास वो कौशल ही नहीं था। तो इस तरीके से जो बेरोजगारी हो जाती है उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी रोजगार उपलब्ध तो है लेकिन लोगों में कौशल नहीं है, यानी मौजूद रोजगार और लोगों के कौशल के बीच में अंतर आ गया, डिफरेंस है। रोजगार तो है टाइपिंग वाला, लेकिन हमें टाइपिंग आती नहीं है, तो हम बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। ऐसी बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन सी है, संरचनात्मक। क्लियर, इसको कहते हैं संरचनात्मक, जहाँ स्किल की दिक्कत आ जाती है, जबकि रोजगार तो है, फैक्ट्रियाँ तो लग रही हैं, लेकिन हमारे पास वो कौशल नहीं है, इतना स्किल नहीं है। अगली जो बेरोजगारी है वो है चक्रीय बेरोजगारी। इसको कहते हैं साइक्लिक
अनएम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं साइक्लिक यानी चक्रीय बेरोजगारी। ये ऐसे होती है जैसे व्यापारिक उतार चढ़ाव होता है कि कोई मान लो कंपनी खुली। अब कभी कंपनी के जो मतलब कंपनी को फैक्ट्री समझते हैं अपन, फैक्ट्री में ज़्यादा आसानी समझ में आता है। फैक्ट्री खुल गई तो फैक्ट्री खोली गई साहब पटाखे की। अब पटाखे की डिमांड कब होती है? या तो दिवाली पे होती है या शादी के सीज़न में भी होती है। शादी के सीज़न में खूब पटाखे चलते हैं, धाएँ 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 धाएँ। तो इसका मतलब है कि ये सीजनल टाइप की हो गई, व्यापारिक उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इसको मौसमी बेरोजगारी भी के नाम से भी समझा जाता है। ठीक है, हालांकि इन दोनों में अंतर है। मौसमी बेरोजगारी अलग होती है, चक्रीय बेरोजगारी अलग होती है, लेकिन फंडा दोनों का एक सही है। व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण कि कभी किसी चीज़ का रेट अच्छा खासा हो गया, पटाखों का रेट अचानक से दिवाली के टाइम पे थोड़ा बढ़ गया, होली आते आते पटाखों कोई पूछ नहीं रहा। तो इस तरीके से व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी होती है उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। मंदी अगर चल रही होगी, मंदी का सीजन है, पटक्के की मंदी चल रही है तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, चक्रीय वाली, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आर्थिक विकास हो रहा होगा, दिवाली आ रही होगी, डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो ये चक्रीय बेरोजगारी घट जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को काम मिल जाएगा। पटाखे की फैक्ट्री लगाई तो दिवाली के आसपास पटाखे की फैक्ट्री में लोगों को काम मिल जाएगा, तो बेरोजगारी घट जाएगी, क्योंकि आर्थिक विकास हो रहा है। इस तरह की चक्रीय बेरोजगारी पूंजीवादी देशों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर व्यापारिक उतार चढ़ाव बहुत होता है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज बहुत हैं। हिंदुस्तान में जितनी फैक्ट्री है ही नहीं, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पे। तो जितनी पूंजीवादी देश होंगे वहाँ पर बिजनेस का ज़्यादा रोल होगा, तो इस बिजनेस में ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए पूंजीवादी देशों में ये चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर अपन समझते हैं अगली कौन सी बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक साहब, अगली कौन सी है? घर्षणात्मक बेरोजगारी, संक्रमणकालीन बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक साहब, ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तभी तो आपको समझ में आएगी। मान के चलो आप आरओ का कोई बढ़िया सा पहन लो कलर का हल्केपन, हाँ, जैसे मान के चलो आप आरओ का एग्ज़ाम देने वाले हो। ठीक है, वो आप आरओ के एग्ज़ाम में सेलेक्ट भी हो गए, लो साहब मुबारक हो, आप आरओ बन गए। लेकिन अब आपकी महत्वाकांक्षा ये है कि आपको आईएएस बनना है, या आपको पीसीएस में बढ़िया पोस्ट लेनी है, एसडीएम बनना है। भाई आरओ अगर आप हो ऑलरेडी तो आप बढ़िया पोस्ट के लिए जाओगे, अच्छी बढ़िया किसी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आपको एसडीएम बनना है या आईएएस आईपीएस बनना है, तो आपने बड़ी रिस्क ली अपनी ज़िंदगी में कि आपने आरओ की या तो जॉब छोड़ दी, या आपने LWP यानी लीव विदाउट पे ले लिया, यानी सैलरी नहीं आ रही है आपकी। इसका मतलब है एक नौकरी में आप हैं तो सही, लेकिन दूसरी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और उस दौरान आप बेरोजगार जैसी फीलिंग में हैं, क्योंकि या तो आप नौकरी छोड़ चुके हैं या आपके पास सैलरी आ ही नहीं रही। सैलरी नहीं आ रही इसका मतलब आप बेरोजगार हैं। ठीक है भाई, रोजगार तो वही होगा ना जब कुछ कमा रहे हो। तो यानी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जब हम जाने के लिए प्रयास करते हैं तो जो संक्रमण का दौर हमारा गुजरता है उसको कहते हैं संक्रमणकालीन बेरोजगारी या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी इसका मतलब आपने समझ लिया, अस्थायी अवधि के लिए होती है। भाई कुछ टाइम के लिए आपने या तो जॉब छोड़ दी या आपने छुट्टी ले ली जिसमें पैसे नहीं मिल रहे आपको, तो अस्थायी अवधि में नौकरियों की तलाश के कारण, यानी बेहतर नौकरी ढूंढने के लिए। आरओ तो आप हैं ही ऑलरेडी, पीसीएस बनना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, बेहतर नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जो बेरोजगारी बन जाती है वो बन जाती है घर्षणात्मक या संक्रमणकालीन बेरोजगारी। इसी तरीके से एक बेरोजगारी और होती है जिसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी तो आपने सुनी ही होगी, शुरू से खेती बाड़ी में होती है, कृषि में, कि जैसे एक ये पूरा खेत है, यहाँ पर पापा भी काम कर रहा है, मम्मी भी काम कर रही है, बच्चा भी कर रहा है, बहन भी कर रही है, भाई भी कर रहा है, चाचा कर रहे हैं, भतीजे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जबकि इनको उसके ब्याह पे इतना ना तो पैसा मिलेगा ना इतनी ज़रूरत है। यहाँ अगर 10 लोग काम कर रहे हैं उसकी जगह 8 लोग भी काम करेंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं क्योंकि सब ठलुए हैं, काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का मतलब कि ठलुए का मतलब उन पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए यहाँ घिसे पुगे हैं खेतों में। इस पूरे जो काम नहीं है
क्योंकि छिपी हुई बेरोजगारी है जिसको लोगों को पता ही नहीं कि हम बेरोजगार हैं, वो काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि हम तो काम कर रहे हैं, हम तो बढ़िया आदमी हैं। इसका मतलब है कि आवश्यकता से अधिक श्रमिक एक ही जगह पर कार्यरत हैं जबकि उन्हें उतना पर्याप्त वेतन ही नहीं मिल रहा। तो उसको क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये बेरोजगारी सबसे ज़्यादा खेती वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये पूरा आज की कथा को समझा। लगभग 1 घंटे आपके हो भी गए होंगे। तो इकोनॉमिक्स की एक क्लास खत्म हुई, 1-2 क्लास उसमें और रह गई है। जल्दबाजी में नहीं कराता हूँ दोस्तों मैं कि एक पता चला कि और 2 एक ही क्लास के लिए मैं 3 घंटे की क्लास करा दूँ, वैसा मैं हूँ नहीं। धीरे धीरे चीज़ें होनी चाहिए। अब कमेंट में 2 सवाल बताओ फटाफट। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? रुको ना, 2 बढ़िया से जीएस के सवाल के आंसर तो दे के जाओ। पहला सवाल दोस्तों बताओ आप कि शिक्षा को मौलिक अधिकार जो बनाया गया, शिक्षा को जो मौलिक अधिकार बनाया गया वो किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? पॉलिटी के सवाल ले लिया आज मैंने 2। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तो किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? और एक सवाल और कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, वो भी किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? ये दोनों के दोनों सवाल आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बाकी तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी है गीत गाते रहिए, है जिंदगी है गीत गुनगुनाते रहिए। गाना आपने सुना होगा ना, लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। क्योंकि ज़िंदगी बहुत स्थिर है, जब तक जियो खुल के जियो, जो होगा देखा जाएगा। ओके, शुक्रिया।